कोई पैकेज शेयर कर सकता है इसमें? पैकेज का फंक्शन का पैकेज शेयर कर सकते हैं अपना, कोई स्क्रीन शेयर करके? सर सारे पेजेस या फिर सिर्फ डाउट्स? अच्छा चलो, तो फिर ना जो डाउट्स है फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे भेज, कैसे डाउट्स करोगे? वैसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के ऐसे होता है ना, फिर कैसे करते हो? सर वैसे और कैसे, फिर से बोलो। टीचर्स को पैकेज में मिलता है शायद। नहीं, मेरे पास पैकेज नहीं है, टीचर्स के पास पैकेज नहीं है। मेरे पास पैकेज है क्या? टीचर के पास पैकेज होता है? सर 11th में तो था। पता नहीं है मुझे, फिर होगा तो, अगर मेरे पास कहीं एक्सेस है तो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं किसी से कि कहाँ से पैकेज, कहीं हो सकता है कहीं भी कोई लिंक होगा। अब फिर मैंने कभी एक्सेस किया नहीं है, तो फिर मेरे पास तो नहीं है लिंक। तो फिर या तो फिर ना कोई पैकेज शेयर कर दो, एक मिनट, या फिर ना क्वेश्चन स्नैपशॉट लेके भेज दो, मतलब हो सकता है कि ना होगा कोई, मेरे पास भी कुछ होगा एक्सेस का कहीं पे, मुझे नहीं पता कहाँ से एक्सेस करना है पैकेज का, कोई लिंक होगा। सर मैंने आपको डाउट्स की पीडीएफ बना के भेज दी। Let R be a relation in end-to-end defined by ये रिलेशन हमें करवाया नहीं है वैसे। ये कौन से टॉपिक का है? फंक्शन का ये क्या? यस सर। अच्छा, आर बी रिलेशन इन एंड टू एंड डिफाइंड बाय दिस इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल्स टू, बट ये हमने पढ़ाया नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन तो भी। अच्छा, हो सकता है कि शायद मतलब कि मैंने अभी रिलेशन है, मैं पहले रिलेशन बताया नहीं है, तो इस क्लास पहले ये डाउट पूछ लो, ये पहले बता दूं रिलेशन, उसके बाद ये क्वेश्चन कर ले। ये अभी ये छोड़ दो, रिलेशन वाले क्वेश्चन ना छोड़ दो, अभी अभी हमने किए नहीं है ये कम्यूटेटिव वाले ना, ये भी छोड़ दो। मैं उसके बाद जो वहां से ना एफ एक्स इज इक्वल्स टू वो लोग बताता हूँ जो हमने किए। मॉड ऑफ साइन एक्स by cos x, mod of cos x by sin x, इसका पीरियड फाइंड करना है। सो पीरियड ऑफ मॉड sin x इज पाई, cos x is 2 pi, mod cos x is pi, sin x is 2 pi। एलसीएम मिलके 2 pi। हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि और ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा भी नहीं है, तो पीरियड 2 pi ही रहेगा इसका। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर से वही है रिलेशन वाला, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, ये छोड़ दो रिलेशन वाला। उसके बाद भी वही, मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन वही है, बाइनरी ऑपरेशन भी हमने बताया, और ये इसका क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन जो तुमने भेजा है, कंसिडर द सेट्स A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, B is equals to -2 -1 0 1 2 3 4 and 5. We need to form a function from A to B such that function is 1 1। इसका S पर डाउट है क्या? यस सर। क्यू एंड एस। Q and S। Number of strictly increasing functions are, so strictly increasing function means, so f of 1 should be less than f of 2, should be less than f of 3, should be less than f of 4, should be less than f of 5। ये क्लियर है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा मतलब 1 पे जो वैल्यू आ रही है छोटी आ रही है, 2 पे और बड़ी आ रही है, 3 पे और बड़ी आ रही है, 4 पे और बड़ी आ रही है, और 5 पे और बड़ी आ रही है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा।
Yes, sir. And we have 1 2 3 4 5 6 7 8. We have in total 8 elements in set B. So first we will select out of 5 elements, sorry, not 5, 5 elements out of these 8 elements, and that's all. So number of functions will be 8C5. ये समझ में आ गया 8C5 का आंसर? यस सर। सर हमें इसमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने 5 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं उन्हें हमने जैसे लगाया है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ अपने आप? ना, इनमें से हम जब 5 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिए 2 3 4 और ये 5 सिलेक्ट कर लिए, तो अब मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 सेट ए में, तो एलिमेंट यहाँ पे ये। अब मैं 1 को किससे मैप करूँ? तो 1 को सिर्फ -2 से ही मैप करूंगा। 2, तो मेरे पास मैपिंग करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है ना। यहाँ से आपने 5 सिलेक्ट तो कर लिए, उनको मैप करने का एक ही ऑप्शन है। ओके सर। Number of non-increasing functions. Non-increasing function means the function which can decrease or can remain constant. So वो decrease कर सकता है but या फिर constant रह सकता है ना। ये क्लियर है? यस सर। फंक्शन नंबर ऑफ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए, तो डिक्रीज करे या कांस्टेंट रह जाए, तो ये इसलिए यही कंडीशन हो जाएगा। यस सर। तो इस केस में ना हम हर इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है एक चीज कम और ज्यादा लेने का ऑप्शन होता है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एक डमी डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 4 डमी इंट्रोड्यूस कर देंगे, D1 D2 D3 एंड D4। अब हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 8 + 4 12 एलिमेंट हो गए, और सिलेक्ट तो हमें 5 ही करने हैं, 12C5। ये आंसर हो जाएगा इसका। सर ये समझ नहीं आया। नहीं, हमारे पास ना जब भी कभी एक एक चीज ना, जैसे सपोज मुझे 10 स्टूडेंट है और मुझे उसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, या मैं 4 बच्चे भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक डमी डाल दूंगा और ना हम 4 सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें ना, वो तो क्लियर है पहले? यस सर। तो इसमें भी बेसिकली जब जब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, f(1) जब इक्वल्स टू f(2) होगा, सपोज मान लो ये इन सारे को छोड़ दो, यही होता है, 2 ही सिलेक्ट करने होते हैं, तो हम एक डमी डालते और 9C2 कर देते। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे 2 केस है, f(1) इक्वल्स टू f(2), जब f(1) इक्वल्स टू f(2), तो एक्चुअली मुझे एक ही नंबर सेलेक्ट करना है सेट बी में से, तो इनमें से एक ही नंबर सेलेक्ट करना है, f(1) भी जो लेगा f(2) लेगा। बट अगर यहाँ पे f(1) ग्रेटर देन f(2), तो 2 लेने हैं। यानी कि एक इनइक्वालिटी मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि एक नंबर आप कम ले सकते हो या ज्यादा ले सकते हो। जब कम या ज्यादा वाला ऑप्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, डमी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वो डमी अपने आप उसको कंपनसेट कर लेता है। हाँ, ये तो क्लियर है, मैं प्रॉपर समझ पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ये समझ में आ गया? आ गया समझ। चलो, तो तुम्हारे डाउट्स हो गए? यस सर। हाँ, बस पूरे पैकेज में इतने डाउट्स थे? यस सर। अच्छा, और किसी को डाउट है? तो मैं अभी भेज रहा हूँ। अब जो उसमें ना रिलेशन वाले क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो अभी हमने टॉपिक किया नहीं है, वो हम वो टॉपिक ना लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में, तब मैं बताऊंगा। वो छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक क्लास का है, तो हम सबसे लास्ट में करेंगे।
ये सब लोगों को समझ में आ गया? किसी को डाउट है वैसे ये वाला? मुझे लगा ये इस क्वेश्चन में सर आपको भेज दिया है ग्रुप। अच्छा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। इसमें बी पार्ट डाउट है ना इसका? यस सर। 2/2 plus 3 cos x. So cos x varies from -1 to 1. 3 cos x will vary from -3 to 3. ये तो क्लियर है? 2 plus 3 cos x will vary from -1 to 5. So reciprocal of 2 plus 3 cos x will, इसमें बीच में एक टर्म जीरो आएगा, ठीक है? जीरो तो हो नहीं सकता है, डिनोमिनेटर है। सो इसको हम स्प्लिट करेंगे -1 to 0 and 0 to 5. So reciprocal of 0 is 0 plus is infinity, 5 is 1/5, and reciprocal of -1 is -1, and reciprocal of 0 minus is -infinity. So -infinity to -1 union 1/5 to infinity. ये वाला सभी समझ में आ गया कार्तिक है? यस सर। And when multiplied by 2 will be -infinity to -2 union 2/5 to infinity. ये आ जाएगा रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। उसमें कोई डाउट है ड्रॉ द ग्राफ में? 8th पार्ट है शायद। हाँ, 8th वाला। y is equals to log of 1 plus x whole square. So we can write it as 2 log mod of 1 plus x. So when x is greater than, ये टर्म तो ये हर समय पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो पॉजिटिव। -1 को जब अप्रोच करेंगे तो ये log 0 पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे 0 जाएगा तो एसिम्प्टोट बनेगा, तो 0 होगा तो ऐसा हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पे ये इसको ऐसे जाएगा, कट कर लेगा और फिर ऐसे चले जाएगा। x इज इक्वल टू -1 के अबाउट ये सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक भी है। जैसे x इक्वल टू अगर मैं -2 पुट करूंगा तो फिर से log 1 बन के 0 हो जाएगा और फिर ऐसे चले जाएगा। हाँ, ये ग्राफ क्लियर है? एक और बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा देखो, पहले इसमें जो 2 बाहर आएगा ना तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा। ये वाला सब तो क्लियर है? यस सर। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखा कि जब ना यहाँ पे -1 पुट कर रहे तो ये 0 बन रहा है। log x के ग्राफ में ना 0 पे तो ऐसा आता है ना, -infinity अप्रोच करने लगता है। तो जब ये 0 जा रहा है तो उस पॉइंट पे तो -infinity जा रहा होगा ऐसा। जब x के वैल्यू -1 के इस तरह से -1 जा रहे होंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा तो -infinity चले जाएगा ग्राफ। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो log 1 ये 0 हो जाएगा और फिर तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगा, बड़ी वाली करेंगे तो बढ़ते जाके पॉजिटिव चले जाएगा। ये वाला पोर्शन तो क्लियर है? यस सर। और अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूं तो भी ये 0 बन जा रहा है ना -2 पुट करने से? यस सर। और x की वैल्यू मैं इस साइड से आता हूं, देखो इस साइड से भी जाओ तो इसकी जैसे मैंने पुट किया -1.1 तो ये 0 log 0.1, तो log 0.1 बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। फिर -1.0001 तो ये बनेगा log -0.0001 और 0.01 पे तो बहुत ही ऐसा, मतलब फिर यहाँ से भी ये -infinity को अप्रोच कर रहा होगा इस साइड से। यस सर। और फिर वैसे ही, और माइनस से बड़ा करेंगे, जितना वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा। 100 पुट करोगे, -100 भी पुट कर लो तो मॉड के पॉजिटिव बना देगा, तो फिर तो इससे बढ़ने लगेगा। हाँ, ये समझ में आ गया ग्राफ? यस सर। नेक्स्ट, find the period of the following function if they are periodic.
hx is equals to cos x plus fractional part of x. The period of cos x is 2 pi and fractional period of fractional part of x is 1. And we need to take LCM of these two numbers. तो पहले हमें देखना है कि क्योंकि एक रैशनल और दूसरा इरैशनल है, क्या रैशनल और इरैशनल नंबर का LCM एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, ये यस सर, यही क्वेश्चन। हाँ देखो, तो पहले हमें देखना है कि रैशनल और इरैशनल नंबर का LCM एग्जिस्ट करेगा। नो सर। तो फिर हम लिख देंगे दिस इज नॉन पीरियडिक। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। Okay, next question है FR to R where fx is equals to ax plus cos x and fx is bijective. Bijective means 1 1 onto a. Then we need to find the value of a and function is R to R. तो पहले इसको 1 1 बना लेते हैं। 1 1 के लिए f dash x फाइंड करते हैं। f dash x is a minus sin x. So f dash x should be always positive or always negative. So if a belongs to minus infinity to minus 1 or maybe 1 to infinity, then this expression is agar see, if a is in 1 to infinity, then it will be always positive. If a in minus infinity to minus 1, then this is always negative. तो अगर इस रेंज में अगर हम a की वैल्यू ले लें तो ये फंक्शन 1 1 तो बन जाएगा। यस सर। और ऑन टू तो ये ऑलवेज ही है, क्योंकि जैसे सपोज ए की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी 100 भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो एक्स की 100 इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। सो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो एनीवे है। ऑन टू तो ये एक्स की हर ए जीरो पे नहीं है, बट ए और जीरो तो यहाँ आ ही नहीं रहा, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी हर वैल्यू पे ये ऑन टू तो फंक्शन है ही। तो यही आंसर हो जाएगा बस इसका। सी डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन ये दिया इन्होंने। ये क्लियर है कार्तिक? है यस सर। fx is an even function and satisfy the relation where gx is an odd function then the value of f of 10 is, हमें f of 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। So first we will replace x by 1 by x, x को 1 by x पे replace कर लेते हैं। So this will become 1 by x square। हमें फाइंड करना है f, g को एलिमिनेट करना है ना, तो पहले g को एलिमिनेट करने के लिए x को माइनस x से रिप्लेस कर लेते हैं। पहले x को माइनस x से रिप्लेस कर लिया हमने, सो दिस विल बिकम x स्क्वायर एंड दिस विल बिकम f ऑफ माइनस x व्हिच इज अगेन f ऑफ x एंड दिस विल बिकम f ऑफ माइनस x अगेन f ऑफ x एंड दिस विल बिकम g ऑफ माइनस x व्हिच इज माइनस gx। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, गेट ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर f ऑफ x माइनस 4 f ऑफ 1 by x इक्वल टू 0। तो पहले gx हट गया क्योंकि हमें f चाहिए था, g हमने एलिमिनेट कर लिया। Now from here we'll get x square f of x is equals to twice of f of 1 by x. Now replace x by 1 by x. So we'll get 1 by x square f of 1 by x is equals to twice of f of x. So f of 1 by x is twice of x square f x. So f of 1 by x, so यहाँ से f of 1 by x की वैल्यू, दोनों में से f of 1 by x एलिमिनेट करना है हमें, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। So x square f x is equals to twice of x square f x. So x square f of x is equals to 0, implies f of x is equal to 0.
f of x is equal to 0 means f of 10 is also 0. f of x का 0 means x, f of function f is 0 for all values of x. So f of 10 will be 0. ये क्वेश्चन क्लियर है कार्तिक है? Yes, sir. इसमें मैंने पहले कि देखा कि इवन ऑड वाला फंक्शन है तो x को माइनस एक्स तो यहाँ पे रिप्लेस करना है. फंक्शन में एफ एक्स भी गिवन है, एफ ऑफ 1/x दिया है तो x को 1/x से भी करना है. अब मुझे पहले डाउट था कि पहले x को 1/x से करूँ या x को माइनस एक्स से करूँ, वो मैं सोचा था. फिर मैं देखा पहले gx को तो एलिमिनेट कर ही लेते हैं, gx तो फालतू का वेरिएबल है क्योंकि हमें g तो फाइंड करना ही नहीं ना, फाइनली f चाहिए. तो पहले सोचा कि x को माइनस एक्स से करके g हट जाएगा क्योंकि g का जो कंडीशन है वो x को माइनस एक्स वाला कंडीशन है. g के लिए x को 1/x नहीं, तो पहला हमने स्टेप x को माइनस एक्स से कर लिया, उसके बाद फिर वो कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ fx. डोमेन ऑफ fx फिर इतना देना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ. सो इसके लिए डोमेन के लिए कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन इज दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0. बस यही कंडीशन होगी इसमें ना. ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इवन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, ऑल दीज आर इक्वल ना. तो कैन it is fractional part of x. ये वन unnecessary थोड़ा अजीब से लग रहा है, इसको हटा ही देते हैं. So we'll write as fractional part of x is greater than x square plus 2x. If we have two different type of functions, it's better to draw the graph of these two separately, and then we will verify at what values of x this expression is greater than this. So we'll draw the graph of y is equal to fractional part of x 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2. Let's say minus 3. So this and y is equal to x square plus 2. This will be 0 at x equal to 0 and minus 2. 0 square minus 2x आएगा. Sorry, yeah, minus. So this will be 0 at x equal to 0 and 2. And at x is equal to 1 will get its minimum. The quadratic ना अपने मिडिल वाले जैसे इन को भी एकदम ऐसे ऐसे एक्सिस से पहला लाइन कट गया तो इनके एग्जैक्टली मिडिल वाले पॉइंट पे ना पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलता है. तो 1 पे इसका मिनिमम हो जाएगा. 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 minus 1. एंड तो द ग्राफ विल, और -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1, 3. -1 पे 3 पहुंच जा रहा है. 1, 2, 3. -1 पे 3 जा रहा है तो यहाँ पे 3 पे भी 3 चले जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है. यहाँ से इधर तो 3 पे भी 3 जाएगा और ऐसा ग्राफ. फ्रैक्शनल पार्ट तो -1 to 1 ही होता है. तो हमें जब ये 1 को क्रॉस कर गया उसके बाद इसके पीछे तो हमें ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके पीछे देखना ही नहीं है हमें. सो दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इसमें तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा हमें. यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन. तो ये सर देखो ये वाला जो ग्राफ है ये इसमें तो ये ना x स्क्वायर माइनस 2x इससे बड़ा दिख रहा है. बड़ा मतलब जिसकी y की वैल्यू बड़ी, ये y की वैल्यू इससे बड़ी, ये y की वैल्यू बड़ी है. नाउ इस रीजन में, इस इंटरवल में जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन दिस x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x इज स्मॉलर देन x स्क्वायर माइनस 2x ग्राफ, ये इस इंटरवल में ये जो भी पॉइंट है, सपोज दिस इज अल्फा टू 0. So in this interval, fractional part of x is greater than this. Here also fractional part of x is greater than this. यहाँ पे भी fractional part of x is greater than this. यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो x square minus 2x पड़ा होगा. So our final solution will be this alpha 0 पे दोनों equal हो जाएंगे. तो equal वाला केस हमें नहीं लेना है, ठीक है. तो 0 भी नहीं लेना हमें. ये अल्फा पे भी equal हो जाएंगे. तो अल्फा ओपन ब्रैकेट में अल्फा टू 0, 1, अल्फा टू 2
और एक्सक्लूडिंग 0। तो इसमें पहले ये क्लियर, ये हमारा रेंज आएगा। Yes, sir. तो अल्फा फाइंड करने के लिए दिस इक्वेशन, मैंने ये जो इक्वेशन है, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 होता है ना, ये मैंने लिखवाया था y इज इक्वल टू x प्लस 1 आएगा अगर x की वैल्यू -1 to 0 है तो। Yes, sir. सो ये पॉइंट निकालने के लिए x प्लस 1 should be equals to x square minus 2x. It means x square minus 3x minus 1 is equal to 0. X is equals to minus b square minus 4ac by 2a. 3 plus minus रूट 13 by 2। और हमें इसकी ना, इसका देखो, ये तो लाइन ऐसे ये तो बेसिकली y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, ये लाइन तो एक्सटेंड होकर यहाँ भी कट करेगा। हमें बट ये वाला पॉइंट नहीं लेना, हमें लेना है इसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, तो दैट विल बी 3 माइनस रूट 13 by 2। एक यहाँ पे कोई 3 प्लस रूट 13 by 2 पॉजिटिव वाला पॉइंट कहीं आ रहा होगा, तो द अल्फा एक्चुअल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 माइनस रूट 13, 3 माइनस रूट 13 by 2 to excluding जीरो। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये थोड़ा सा Yes, sir. ट्रिकी क्वेश्चन था। नोट भी कर लिया है? Yes, sir. नेक्स्ट है f of x plus 2y comma x minus 2y is equals to xy. Then f of x y equals, we need to find f of x y. So fx, so we need to convert this in one variable and this into some other one variable. So let x plus 2y is equals to alpha and x minus 2y is equals to beta. So if we add these two equations, we'll get the value of x, which is alpha plus beta by 2, because twice of x is alpha plus beta. And if we subtract these two equations, we'll get the value of y, which is alpha minus beta by 4. Now replace x plus 2y by alpha, x minus 2y by beta, this x by alpha plus beta by 2, and this y by alpha minus beta by 4. Now again replace alpha by x and beta by y. So this will become f of xy is equals to x square minus y square, x square minus y square by 8. ये समझ में आ गया कार्तिक ये क्वेश्चन? तो सेकंड स्टेप कैसे आया सर? अल्फा की जगह x कैसे लिखा हमने? मैंने फंक्शन में मैंने बोला कि जो LHS में जैसे अल्फा में यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे x करोगे तो यहाँ पे x करोगे। फंक्शन में मैंने बोला ना कि बेसिकली इसको कोई मतलब नहीं, आप जो वेरिएबल से LHS में जो ऑपरेशन आप LHS में करोगे सेम वही ऑपरेशन RHS में बस करना है, बस ये बस हमें रूल याद रखना है। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो। मैंने 2-3 में पहले ही बोला है, जो करना कर दो, बट सेम वही चीज RHS में भी करो। ओके सर। डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, कुछ भी करना है करो, पर वही सेम जी RHS में करोगे तो वैलिड होगा। कार्तिक तुम्हारे डाउट्स हो गए? यस सर। और किसी कोई डाउट्स है? किसी ने कुछ भेजा नहीं है? हाँ, और किसी के डाउट्स है? अगर डाउट नहीं तो हम फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सर अभी नहीं है कोई डाउट। अच्छा चलो ठीक है।
तो एक बार सर आप जो मैच लिस्ट टाइप का वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वो डिक्रीजिंग वाला कर रहे थे, एक्सप्लेन एक और बार एक्सप्लेन कर दो उसका आर और एस पार्ट। इसका क्यू एन एस पार्ट ना? नहीं सर, मेरे को आर और एस पार्ट पूछना है इसमें। अच्छा, एक मिनट फिर। R and S part. So R वाला number of one function says that f of 1 is 2. तो देखो f of 1 2 है, मतलब 1 is already mapped with 2. So 1 is gone, 2 is gone. ठीक है, this 2 is gone because it has already mapped. So अब हमारे पास देखो, हमें पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा फंक्शन का कोई इतना रोल है। फंक्शन का तो 1 1 है, थोड़ा आपको 1 1 पता हो, ये चीज पता हो, इंक्रीजिंग फंक्शन पता हो, इतना ही था। फंक्शन का तो बहुत ही कम है, ये पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। सो इफ f of 1 is equal to 2 मींस यहाँ पे सेट में से 1 चला गया, यहाँ से 2 चला गया। नाउ वी नीड टू मैप दीज 4 एलिमेंट्स एंड वी हैव 1 2 3, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स ऑप्शंस है। सो 2 के पास कितने ऑप्शंस है? इसमें 1 1 फंक्शन तो नहीं बोला था आर में, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ना, तो 1 1 फंक्शन तो 7, यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, तो देखो ये 2 किसी एक से मैप करेगा, 3 एक से करेगा, 4 एक से करेगा, 5 एक से करेगा। तो मुझे सेट बी के 4 एलिमेंट ही चाहिए, बट मेरे पास सेट बी में 7 एलिमेंट है। तो मैं सेट बी में 7 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट्स कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? देखो जब भी हमारे पास ना डिस्टिंक्ट 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट में से अगर कुछ 4 एलिमेंट सिलेक्ट करने तो सिंपली 7C4। बट अगर कोई बोलेगा कि 100 एलिमेंट है जिसमें 50 आइडेंटिकल है, 50 डिस्टिंक्ट है, और अब मुझे 10 सिलेक्ट करने हैं, उसमें तो थोड़ा सा फिर भी हमें सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा हम कुछ बहुत सारे कैलकुलेशन कुछ है। बट अगर 100 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और 10 सिलेक्ट करने हैं तो सिंपली 100C10। तो 7 में से पहले हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे 2 3 4 है। एक सिंपल रूल याद रखो कि अगर ए बी सी डी यहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, और सपोज एक बच्चे को एग्जाम में आया मैथ्स दी कॉलम टाइप है, और बेसिकली ए का कोई एक ऑप्शन होगा, बी का कोई, जो ए का होगा वो बी का अलग होगा, मतलब इन चारों के ना यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे मैप हो जाएंगे और सिंगल वाले हैं। तो कितने वे में बच्चा मैपिंग कर सकता है? सिंपली 4 फैक्टोरियल। बट अगर बोलेंगे यहाँ पे सारे आइडेंटिकल हो गए, ए तो इन 1 वेज, और या फिर यहाँ पे सारे आइडेंटिकल हो गए तो 1 वे, बट ये चारों डिस्टिंक्ट है, ये चारों डिस्टिंक्ट है, तो और मैपिंग करना है तो सिंपली 4 फैक्टोरियल वेज में मैपिंग होगी। ये क्लियर है कार्तिकेय? तो बस ये आंसर हो गया आर पार्ट का। तो पहले हमने इन 7 में से 4 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए इन 7C4 वेज। मैपिंग कितने वेज में कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो एस वाले पार्ट का, तो देखो एस वाले पार्ट के लिए पहले मैं एक चीज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे थोड़ा लगा कि सबको थोड़ा इन चीज में डाउट भी है। सबने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1CR। यस सर। यस सर। और कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है लॉजिकली ये वाला फॉर्मूला? मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली। मैथमेटिकली n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल उससे तो आ ही जाएगा। लॉजिकली या मतलब इसका कोई एग्जांपल लेके कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर अगर हम n आइटम्स में से r आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके वेज, प्लस n आइटम्स में से r माइनस 1 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके वेज, वो इक्वल होंगे अगर n प्लस 1 आइटम्स में से हम r आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। कैसे? मतलब वो दोनों वो इक्वल क्यों होगा? अगर मुझे n में से r करना है, n में से r माइनस 1 करना है, तो मैं n प्लस 1 में से r कर लूंगा, वो इक्वल क्यों? मतलब ये वही तो बोल रहा हूँ, ये इक्वल क्यों है? तो इसी में का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डमी वेरिएबल। मैं वही बार बार वहां पे बोल रहा था, डमी वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। किसी को ये क्लियर है तो वो डमी वेरिएबल बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। डमी, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एन और आर में बच्चे थोड़ा और कंफ्यूज आते हैं। सपोज एक ना क्रिकेट की सेलेक्टिंग कमेटी है, और वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में जाती है, और वो उस स्कूल में 20 स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है कि उस पर्टिकुलर स्कूल से या तो वो 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, या
बट अगर मतलब बहुत अच्छे प्लेयर भी मिल गए उस स्कूल से तो 11 सिलेक्ट कर ले, मतलब या तो 10 करेंगे, और अच्छे प्लेयर मिल गए तो उनको लग गया तो 11 करें, दो ही ऑप्शन रखे उन्होंने। तो सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि भाई हम तो 20 में से 10 करेंगे, और कम जहाँ पे भी और आता है तो हम एडिशन करते हैं, एंड आता है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन रूल है। तो या तो मैं 20 में 10 करूंगा, सिलेक्शन कमेटी ने बोला, या मैं 20 में से 11 करूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन कमेटी में चेंज हो गई, उनका कुछ पैनल चेंज हो गया, फिर दूसरी सिलेक्शन कमेटी आई, उसने थोड़ा डिफरेंट वे से बोला, उसने उसको भी यही इन्फॉर्मेशन ऊपर से यही था कि या तो आप 10 कर सकते हो 11, तो उसने बोला कि चलो मैं 20 स्टूडेंट जो थे, जो सपोज मान लो A1 A2 से A20 स्टूडेंट थे, बोला कि चलो मैं तुम्हारे उन लोगों के साथ में ना डस्टर एक डस्टर, और या एक डमी एक डस्टर और लगा दिया, या फिर एक सपोज मतलब एक डमी सा एक पुतला खड़ा कर दिया, तो बोला कि तुम 20 हो, और ये पुतला जो है वो डमी जो है वो कितने हो गया, 21 हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ, उसने बोला कि मैं इस 21 में से सिलेक्ट कर लेता हूँ 11, या तो ये डमी सिलेक्ट होगा या डमी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर सपोज ये डमी सिलेक्ट हो गया तो एक्चुअली में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए होंगे, अगर ये डमी हो चुका है, टोटल उसने 11 किया और डमी भी हो गया, तो कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। 10, और अगर डमी नहीं हुआ सिलेक्ट तो कितने हो गए, 11। तो उसने 11। वो दोनों कर दिया कि एक सिलेक्टिंग मेरी दोनों अलग अलग लिख रहा था ऐसे, उसने बोला कि भाई मैं एक ही तरीके से लिख देता हूँ, तो जब मैं 21 में से 11 करूंगा तो या तो डमी सिलेक्ट होगा या डमी नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वही फॉर्मूला, ये डमी वेरिएबल का ही है। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास ऑप्शन हो कि एक कम, जैसे यहाँ पे था ना, जैसे मुझे तो यहाँ तो 10 सिलेक्ट करने या 11, जब मेरे पास एक 10 और 11 का ऑप्शन होता है कि भाई एक कम ज्यादा सिलेक्ट करना है, तो हम एक एक डमी डाल देते हैं, एक डमी डाल के और बड़ा वाला, इन दोनों में बड़ा वाला जो नंबर 11 है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्लियर है, डमी वेरिएबल। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे भी हमने फिर वही किया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है कि f(1) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(2)। तो इसमें ना सपोज मान लो कि सिर्फ यही दो कंडीशन होता, तो अगर f(1) ग्रेटर देन f(2) है, तो हमें f(1) ये एक नंबर, f(2) ये नंबर, हमें दो डिस्टिंक्ट नंबर सिलेक्ट करने पड़ते। f(1) एक सेपरेट नंबर है, f(2) तो दो नंबर करने होते हैं। अगर यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे कभी ग्रेटर देन होगा, कभी इक्वल टू भी हो सकता है। अगर इक्वल टू हो गया जिस केस में, तो f(1) इज इक्वल टू f(2), यानी कि मुझे एक ही नंबर करना पड़ रहा है। यानी ये जो कंडीशन है, ये बोल रहा है या तो आप दो नंबर कर लो या एक नंबर, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक डमी डाल दिया था D1 इस इनइक्वालिटी की, यानी कि अगर इस इनइक्वालिटी करस्पॉन्डिंग डमी डाल दिया D1, सिमिलरली इस इनइक्वालिटी करस्पॉन्डिंग डाल दिया D2, इसके करस्पॉन्डिंग डाल दिया D3, इसके करस्पॉन्डिंग D4, और सिलेक्ट कितने सिलेक्ट तो हमें कितने करने, उतने नंबर करने हैं, कितने थे 1, और सिलेक्ट तो हमें वही वही करने थे, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। हाँ, ये क्लियर है क्वेश्चन। सिलेक्ट 5 करने थे, हाँ 5 सर, यहाँ पे 5, इसमें सेल ए का एलिमेंट है 5, सिलेक्ट हमें 5 करने थे, हमने सिलेक्ट 5 कर लिए। ये क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। इसको अगर विदाउट डमी किसी को सॉल्व करना है तो विदाउट डमी भी हम सॉल्व कर सकते थे। मैं इसको विदाउट डमी सॉल्व करता हूँ, वैसे किसी को लग रहा है कि सर मतलब डमी थोड़ा अजीब लग रहा है, तो विदाउट डमी भी सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, एक बार बता दो। हमारे पास कंडीशन का f(1) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(2) is greater than equals to f(3) is greater than equals to f(4) is greater than equals to f(5). Now first possibility is all these numbers are distinct, so that means f(1) is greater than f(2) is greater than f(3) is greater than f(4) is greater than f(5). In ways we can select this condition 8C5, no? यस सर। Now we can have equality sign in any one of these four inequality. So let's say f(1) is equals to f(2) is greater than f(3) is greater than f(4) is greater than f(5). So
Now, in how many ways we can select this condition? 8C4. तो पहले इनइक्वालिटी से देखो, यहाँ ये या तो इक्वल टू ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन चारों में से कहीं भी जगह इक्वल टू होता है तो 4C1 की वैल्यू 4 है, तो मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स, और जब ये इक्वल टू होगा तो ये दो नंबर तो सेम होगा, तो एक्चुअली मुझे 4 नंबर ही सिलेक्ट करने हैं। सब लोगों को ये क्लियर है केस? यस सर। तो ये भी कंडीशन है कि दो जगह इक्वालिटी आ जाए, तो f(1) इज इक्वल्स टू f(2) इज इक्वल्स टू f(3), f(4), f(5), कितने थे, 1 2 3 4, 4C2 6 इनटू कितने के इसमें 8C3। ये वाला भी केस सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। हो सकता है इसमें 3 जगह इक्वालिटी आ जाए। equals to f(4) is greater than f(5). तो 4C3, इस केस में हमें दो ही नंबर सेलेक्ट करने हैं, 8C2। और एक केस हो सकता है कि चारों जगह इक्वालिटी आ जाए, मतलब जब भी कोई नंबर होगा ना, इनमें से कोई केस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हमने उसके सारे कंडीशन ले लिए कि भाई सारे अलग अलग कंडीशन ले लिए, f(1) f(4), इसमें इस वाले केस में तो सारे इक्वल हो गए। और इसका एक ही केस बनेगा और वो होगा 8C1। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी 8C5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 8C4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 8C3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 8C2 प्लस 8C1। सब लोग ये वाला स्टेप्स समझ में आ गए? ये एक्चुअली फाइनल आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ 8C5 प्लस 8C4, व्हाट वी कैन राइट दिस टर्म 8C5 प्लस 8C4 एज 9C5। 9C5। यहाँ बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 8C4। नो 3 टाइम्स ऑफ 8C4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8C3 क्या हो जाएगा? 3 times of 9C4। यहाँ बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 8C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8C2, वो क्या बनेगा? 3 times of 9C3. और यहाँ पे अब एक टर्म बचेगा 8C2 प्लस 8C1, वो क्या बनेगा? 9C2। 9C. अब यहाँ पे 9C5 प्लस 9C4, ये क्या बनेगा? 10C5। 10C5. 2 टाइम्स ऑफ 9C4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9C3, 2 times of 10C4। और फिर एक बचेगा यहाँ पे एक 9C3 प्लस 9C2, 9C3 प्लस 9C2 10C3। यस सर। नो 10C5 प्लस 10C4, ये क्या बनेगा? 11C4। 11C5. 10C4 प्लस 10C3, 11C4। ये दोनों भी ऐड हो गए, 11C5 प्लस 11C4, 12C5। 12C5. 12C5। तो ये वाले मेथड से, तो कौन सा मेथड इजी है? ये वाला मेथड इजी था या डमी वेरिएबल ज्यादा इजी था? डमी वेरिएबल ज्यादा इजी था। तो ये जो मेथड है, ये मतलब ये तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया, बट इस प्रॉपर फॉर्मूले का अगर कंसेप्ट समझ ले डमी वेरिएबल, तो डमी वेरिएबल यूज करने लग गए तो क्वेश्चन कई बार बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो बट ये सारे जो क्वेश्चन थे ना, ये वाले, ये सारे पीएनसी पे है, ये पूरा पीएनसी है। इसमें फंक्शन का तो बस यही था कि इंक्रीजिंग फंक्शन, आप बस ये देख लो। सब लोग क्लियर है? हम किसी को और डाउट कुछ पूछना है या फिर हम आगे कंटिन्यू करें लिमिट्स? सर एक डाउट और है, बोलो। तो भेज दियो। Let n2y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3, where y is equal to 4x plus 3 for some, so that f is invertible, and find its inverse. इनवर्स हो जाएगा इसका x minus 3/4 या y minus 3/4। सर इसका आंसर ऑप्शन 4 दे रखा है।
प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। फोर्थ में ना मेरे ख्याल से वो y माइनस 3/4 होगा शायद, फोर्थ ऑप्शन। वो कुछ लॉग साइन कैसे आ गया इसमें? ओके सर। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? तो हम लिमिट्स कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमने क्लास कितने बजे स्टार्ट किया था? 12 o'clock? 1 o'clock ना? यस सर। 1 o'clock। ओके, सो नेक्स्ट है लिमिट x tending to 0, 10 sin x by x. This is greatest integer. फिर 10 सर 9। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x एंड 0 पे ये 0/0, या तो सीरीज एक्सपेंशन लगाओ या लॉपिटल लगाओ, पर डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली x की वैल्यू 0 पुट करने के लिए नहीं बोल रहा है, 0 के आसपास वैल्यू वैल्यू बोल रहा है, उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा। So first we will differentiate it. So differentiation of sin x is cos x and differentiation of x is 1. We get 10 cos x. So the graph of 10 cos x is like this. And at x equal to 0, the value is 10. So limit ये नहीं बोल रहा आप x equal to 0 पे देखो, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जब 0 के आसपास होगी तब देखना है। So when x is slightly greater than 0 or maybe x is slightly less than 0, तो ये दोनों वैल्यू चेक करना है। This is LHL and this is RHL. So जब हम LHL देखेंगे 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये 10 से स्लाइटली छोटा हो गया होगा, ये बेसिकली 9.9999 चल रहा होगा ना, 10 से स्लाइटली छोटा होगा ना इस पॉइंट, इस यहाँ देखेंगे तो। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 9। अगर हम इसका RHL चेक करेंगे तो भी हम देखेंगे 10 से स्लाइटली छोटा हो गया होगा, तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 हो जाएगा। सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 9। सो लिमिट एक्सिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 9। सब लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? से एक बार सीरीज एक्सपेंशन से बता दो। तो सीरीज एक्सपेंशन देखो, सीरीज एक्सपेंशन से हम इसमें लिखेंगे sin x सीरीज एक्सपेंशन, दैट इज x माइनस x क्यूब by 3 factorial plus x raised power 5 by 5 factorial. Now when divided by x, it will become 1 minus x square by 3 factorial, x raised power 4 by 5 factorial. Now अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये क्योंकि हमें एग्जैक्टली 0 तो नहीं करना, 0 से क्या क्लोज वैल्यू ना 0.0001 ऐसा है ना, तो ये 1 से स्लाइटली छोटा हो जाएगा, मतलब 1 ये 1 0.9999 चल रहा होगा ना, ये सब लोग क्लियर है? ये 1 से स्लाइटली छोटा होगा। यस सर। ये 1 से स्लाइटली छोटा है, नहीं 0.9999, 1 से स्लाइटली छोटा है। जब when multiplied by 10, this whole number will become 9.9999। ये 9.9999 चल रहा होगा क्योंकि 10 से स्लाइटली छोटा होगा, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया। अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं होता तो लिमिट पूछता कि कहाँ अप्रोच कर रहा है, 9.99 कहाँ अप्रोच करता हूँ, बोलेगी तो 10 को अप्रोच कर रहा है। 9.9 थोड़ी लिखेंगे 9.999, कई बच्चे ऐसे लिख देते 9.99999, ऐसे नहीं लिखना होता है। लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहा है तो हम लिखेंगे 10, बट वो कहाँ अप्रोच करने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया और उसने उसको वापस से 9 ही बना दिया।
हाँ, ये क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है। 2/3 ये 2/3 है। सब लोग आंसर आ गया 2/3। x टेंड्स टू इंफिनिटी में ना एक सिंपल सा रूल होता है कि whenever degree of numerator and denominator is same, then the value of limit will be ratio of coefficient of highest degree of numerator and denominator, that means 2/3। जो भी numerator denominator के highest degree के coefficient है उसको बस ratio ले लो, जैसे यहाँ पर 2 और 3 है तो 2/3 आंसर हो गया। अब क्यों ले रहे हैं वो उसका सिंपल लॉजिक है कि whenever we have x tends to infinity, so this will be infinity, numerator infinity, denominator infinity, ऐसे तो हम solve नहीं कर पाएंगे, so we'll divide numerator and denominator by x square, so this will be the divide numerator and denominator by x square। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे वाले फॉर्म में आ जाएगा। Now 5/x, when limit x tends to infinity, 5/x tends to 0, 1/x square tends to 0, 7/x tends to 0, 5/x square tends to 0, so value will be 2/3। और बार बार इसे करने से बेटर है मैं तो सिंपली यूज करता हूँ कि जब भी हो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम आ रहा है तो उसी के कोफिशिएंट का रेशियो ले लो। बट अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम नहीं आ रहा है, सपोज न्यूमरेटर जो है वो 1 डिग्री का है, डिनोमिनेटर 2 डिग्री का है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर छोटा इन्फिनिटी है, तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी 0। हाँ, ये भी क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और अगर सपोज न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा है, तो क्या होगा? तो ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। अब कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन है, देखो मतलब इसमें ना मतलब मैं भी कई जगह लिखा, कई बार ये इन्फिनिटी डिफाइंड नंबर नहीं है तो लिमिट की वैल्यू हम आंसर इन्फिनिटी कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी जब भी लिखते हैं तो ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, इन्फिनिटी को डिफाइन थोड़ी कि इन्फिनिटी, तो अब इक्वल टू इन्फिनिटी क्या लिख रहे हैं, तो या तो इन्फिनिटी लिख दो, इक्वल टू इन्फिनिटी ऑप्शन दिया है, या अगर तो मतलब अगर इन्फिनिटी ऑप्शन दिया, अगर इन्फिनिटी ऑप्शन नहीं दिया है तो नॉट डिफाइंड ऑप्शन दिया होगा, फिर तो नॉट डिफाइंड लिख दो, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड वैल्यू नहीं, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो सर हाँ सर इसमें अगर हम दोनों ऊपर नीचे x को ऐसे डिवाइड कर दे तो 2 नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो क्या आएगा, अगर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। x स्क्वायर डिवाइड करते हैं बन जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज 0 बाय 0। तो बट ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव होगा, पॉसिबल है 0 है, तो 2 बाई पॉजिटिव 0 तो इन्फिनिटी चले जाएगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगा ये। ओके सर।
ये लिमिट सॉल्व करो क्या आ रहा है। So 1/6. सर 1/2 फिर 3/4 ओके चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक प्रॉपर मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट बता दूं प्रॉपर बता दूं? फिर डायरेक्ट दोनों बता दो। डायरेक्ट मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट लेके बता दूं या डिवाइड करके पूरा सॉल्व करके ऐसे दिखाऊं? सर हाईएस्ट लेके बता दो। हाईएस्ट डिग्री से बता देता हूँ, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री ले लेते हैं। तो देखो इसमें ये तो ऑब्वियसली इससे छोटा है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यही देगा, ये तो नहीं देगा। 8x + 1 ये तो नहीं देगा, 4x का तो, और ये नहीं देगा। तो 4x स्क्वायर का अंडर रूट हो तो 2x, जब 8x से मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर का रूट होगा तो 4x, 4x न्यूमरेटर में मतलब x आ रहा है, इसका 4x स्क्वायर का x, तो न्यूमरेटर में डिग्री 1 आ रहा है ना। ये तो देखो ये ऐड हो रहा है तो ये वाला टर्म इग्नोर कर दिया, ये ऐड हो रहा है, ये इग्नोर कर दिया, ये इग्नोर कर दिया। 4x स्क्वायर का अंडर रूट 2x, इससे मल्टीप्लाई हो गया 16x स्क्वायर का रूट हो गया 4x। तो ये 1 डिग्री, ये भी 4x स्क्वायर रूट, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, प्लस वाला इग्नोर कर दिया, ये प्लस माइनस वाला साइन इग्नोर कर दिए, इसका क्यूब रूट 4x, ये भी 1 डिग्री, यानी कि न्यूमरेटर भी 1 डिग्री का है, डिनोमिनेटर भी 1 डिग्री का है। ये सब लोग क्लियर है? यस इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 2, इसका कोफिशिएंट 2x, इसका भी आएगा 4, इसका तो 80 है, इसका आ जाएगा 4। सब लोग को ये भी क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 1/2 हो जाएगा। हाँ, सब लोग को समझ में आ गया? यस सर। डिवाइड करके भी मैं शो कर दूं या कि यही क्लियर है सब लोग को? फिर आ गया समझ। नोट भी कर लिया सबने? एक बार डिवाइड वाला भी बता दो। तो डिवाइड से बताता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सो इसमें न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री x था, डिनोमिनेटर कैसे, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर था ना, तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया था। यहाँ पे x है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम x से डिवाइड करेंगे। तो जब x से डिवाइड करते हैं तो रूट के अंदर जाके वो x स्क्वायर बन जाता है, तो ये वाला टर्म x स्क्वायर से डिवाइड होगा। सो वी विल गेट 4, क्या था पे 4 + 3/x + 1/x स्क्वायर, 4 + 3/x + 1/x स्क्वायर। इसको जब x से डिवाइड करें तो रूट के अंदर जाके x स्क्वायर से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम अब ये मल्टीप्लिकेशन में उस x स्क्वायर में इसको एक x से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर डिवाइड करना है तो मैं इस x स्क्वायर को ले सकता हूँ x × x, तो एक x से इसको डिवाइड कर लेते हैं और एक x से इसको डिवाइड कर, जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 8 + 1/x,
8 प्लस 1/x, और दूसरे x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर जाएगा तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको x स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो ये बनेगा 4 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर, 4 माइनस 3/x प्लस 5/x, डिनोमिनेटर में इसको x से डिवाइड तो 8 प्लस 1/x, और क्यूब रूट के अंदर जब x जाएगा तो वो x क्यूब बन जाएगा, तो इसको x क्यूब से डिवाइड करेगा तो बचेगा 64 माइनस 36/x प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। अब ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ये जीरो, 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 ये जीरो। तो यहाँ से बचेगा 4 का रूट 2 इंटू 8, 16 का रूट 4, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 4, तो वही रिजल्ट आ जाएगा। सब लोगों को ये मेथड भी समझ में आ गया? यस सर। तो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो 3, कितना? तो 3। और किसी का हुआ सॉल्व? सर 2। एक बार जल्दी से ना दोनों एक्सप्लेन कर दो कि कैसे 3 आया, कैसे 2 आया। सर जब हम इसमें न्यूमरेटर में रखेंगे इन्फिनिटी, तो सर ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ी, सर डिनोमिनेटर से तो बड़ी होगी, लेकिन सर इसका जो ग्राफ बनेगा वो सर इन्फिनिटी पे 3, मतलब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 3 पे जाएगा, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम होगा। तो सर जब हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 2 हो जाएगा। 3 से थोड़ा कम क्यों होगा? सर क्योंकि न्यूमरेटर में 1000 है और सर न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर है, 1000 है, तो पर 3 से छोटा क्यों होगा? मतलब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब छोटा क्यों होगा? मतलब क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ रीजन क्या क्या होगा? सर डिनोमिनेटर में 2x है और न्यूमरेटर में x है, तो सर जब हम इसे डिवाइड बाय x स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर में 1/x होगा, डिनोमिनेटर में 2/x होगा। तो सर
अच्छा, हाँ चलो मतलब ठीक है, तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया तुमने प्रॉपरली, बस सही आंसर। तो इसमें ना हम पहले देखो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे 3 अप्रोच कर रहे हैं। देखो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है ना, तो हमें ये चीज देखना होता है कि कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी लिमिट है, जैसे जैसे सपोज इससे पहले मैंने एक जो क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिया था, कौन सा था, कि 10 sin x by x, तो x to 0 पे इसके 10 जा रही है। अब ये 10 ना दो ही तरीके, कोई भी नंबर 10 पहुंच सकता है, कि नीचे से 10 जाएगा या ऊपर से 10 आ रहा है। अगर ऊपर से 10 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो वैल्यू 10 ही रहेगा, और अगर नीचे से 10 जा रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो वो 9 पहुंच जाएगा। ये सब लोग क्लियर है कि 10 को अप्रोच आप दो तरीके, या तो कांस्टेंट रह के करो, तो कांस्टेंट फंक्शन तो सबको ही पता है कि अगर मैं फंक्शन दे दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 क्या होता है, तो वो तो कोई बच्चा कर देगा। जो दूसरे फंक्शन होंगे ना, या तो वो ऐसे हैं ऊपर से 10 की तरफ पहुंच रहे होंगे, या एक होंगे या नीचे से 10 की तरफ, ऐसे ही दो केसेस हैं। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक वैल्यू कम करेगा, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई रोल नहीं है। सब लोगों को ये क्लियर है पहले? यस सर। तो अब सेम चीज हमें यहाँ पे देखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे 3 तो पहुंच रहा है, तो 3 पहुंचेगा, क्या ऊपर से 3 पहुंच रहा है या नीचे से 3 पहुंच, या दो ही तरीके से जाएगा, ऊपर से 3 जाएगा या नीचे से 3 जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी मान लो बहुत किसी को, जैसे मुझे कभी कंफ्यूजन बहुत होता है ना, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू 10,000 पुट कर लेता हूँ। देखता हूँ कि 10,000 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3, ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, क्या इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा कि 3 छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जब ऐड करके इसको जब, और एक्स पे 10,000 पुट कर लिया तो वो 3 से छोटा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये ना 3 से बी से भले ही हो सकता है कहीं भी कैसे भी जाए, जब इन्फिनिटी जो जो अप्रोच कर रहा है तो वो नीचे साइड से 3 को जा रहा है। दूसरा मेथड हम इसको मतलब सिंपली देखते हैं कि पहले जो भी हाईएस्ट डिग्री से तो हमें आंसर मिलेगा, उसके बाद उससे जस्ट छोटा डिग्री वाला टर्म का रेशियो देखो, अगर ये रेशियो 3 आ जाता तो हम इस वाले पे चले जाते हैं, बट अगर ये जो रेशियो है वो 3 से बड़ा है, तब तो फिर तब तो 3 रहेगा, तब तो ग्रेटेस्ट का कोई रोल ही नहीं है। अगर ये रेशियो 3 से छोटा हो गया तो एक वन कम हो जाएगा, यानी नीचे जा रहा है। तो जैसे इसका रेशियो 3 था, इसका रेशियो 3 से छोटा है, ये 1/2 हो गया। अगर इवन मैं इसको, अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2x कर देता तो क्या आंसर इसका 3 रहता या 2 हो जाता? सर 2। तब भी 2 जाता, क्योंकि अगर इसका रेशियो 3 है तो इसका रेशियो भी 3 रहना चाहिए। अगर इसका रेशियो 3 से छोटा है, दैट मीन वो नीचे से जा रहा है, तो ये मतलब ये वैल्यू को कुछ कम कर रहा है। इसका इसका उतना रोल नहीं है, क्योंकि एक्सटेंस टू इन्फिनिटी के सामने 1000 हो या 10,000 हो, इसका तो उतना ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं इसके सामने। तो इसका अगर रेशियो 3 है तब हम इस पे देखते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैं 3x कर लेता तब हम इस पे जाते हैं, और ये इसका रेशियो 3 से बड़ा है, दैट मीन्स फिर तो ऊपर से जाता। अगर यहाँ पे 3x + 1000 है तो ये ऊपर से साइड से पहुंच रहा होता, तब तो ग्रेटेस्ट में 3 रहेगा। और अगर ये सब लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया? फिर अगर ऊपर जैसे कि कोई एक्स क्यूब की डिग्री होती तो फिर ऊपर अगर एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स की कोई टर्म ना हो, और नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म ना हो, एक्स की टर्म हो। अगर देखो ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सेम है ना, ये सर। और एक्स का कोफिशिएंट सेम है डिफरेंट है? सर जिसके मतलब वो कोफिशिएंट्स तो हम बाद में देख लेंगे, बट अगर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टर्म की जो रेशियो लेने के लिए नीचे कोई टर्म ही नहीं है सेम उसकी कोफिशिएंट की, ऐसा है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। तो नीचे वाले में एक्स स्क्वायर नहीं है। नीचे वाले में एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स है ना, ये सर। तो सिंपली हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बड़ा हो गया। देखो इन्फिनिटी का स्क्वायर इज ऑब्वियसली वेरी मच ग्रेटर देन इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे 5 के बदले 5000 भी कर दूंगा तो 5000 एक्स और एक्स स्क्वायर में ना इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, तो फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा। मतलब बेसिकली अगर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और सर इसमें अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करते दोनों को एक्स स्क्वायर से फिर तो कैसे होता? इसको इस वाले क्वेश्चन में कि नीचे वाले में बोल रहे हो? फिर ऊपर वाले में। ऊपर वाले में डिवाइड करते, तो ऊपर में डिवाइड करके मैं वो दिखाता हूँ, देखो
मैंने जब क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पे 2 दिया था, ठीक है। जब इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 3 प्लस 2/x प्लस 1000/x स्क्वायर 1 प्लस 1/x plus 2/x square. Now the ratio of these two numbers is 3. Now अब हमें देखना है क्या इनका जो रेशियो है क्या वो 3 आ रहा है। अगर ये 3 से 3 आ रहा है तब तो ये 3 रहेगा, बट अगर ये 3 से बड़ा आ रहा है तो ग्रेटर से चेंज करेगा नहीं। अगर ये रेशियो 3 छोटा आ रहा है तो इसकी वैल्यू को कम करेगा। ये सब लोग वैसे क्लियर है, वैल्यू कम करता है। जैसे मैं अगर 3 है 1 है, अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा जिसका रेशियो 3:1 नहीं, सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 6, अगर 2 ऐड नहीं करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 3, तो देखो ये जो टोटल जो रेशियो 3 से छोटा हो जाएगा, 3 इसकी वैल्यू 3 से कम हो जाएगी ना। यस सर। अगर मैंने इसको ऐसा नंबर ऐड किया कि इसका रेशियो भी 3 आ रहा है तो देखो एग्जैक्टली अब 3 आएगा वैल्यू। और अगर मैंने ऐसा नंबर ऐड किया जिसका रेशियो 3 से बड़ा आ रहा है, जिसमें मैंने ऐसे ऐड कर दिया, तो अब ये 2 से बड़ा हो जाएगा। ये अगर आप पहले इसका रेशियो अगर 3 आ रहा है, जो आप साथ में ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसका रेशियो भी 3 है, तब तो चलो इक्वल ही है। रेशियो 3 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट ये चेंज नहीं करने देगा उसको, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है तो। बट अगर ये रेशियो 3 से छोटा आ रहा है तो ग्रेटेस्ट को एक वैल्यू कम पे नीचे कर देगा। बस यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया है। अब मुझे ये तो हमें देखना है कि हमें सर ये 0 क्यों नहीं लिए? नहीं, इसको देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो मैं इसको तुरंत 0 बना देता। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो बोल रहा है कि ये जहां पे अप्रोच कर रहा है उससे पहले आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो। अप्रोच कर रहा है बाद में बताना मुझे, तो पहले ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले लग गया, उसके बाद लिमिट लगा है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले है, लिमिट बाद में है, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, पहले वो बाद में बताना है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ उसके बाद वहीं पे आंसर होगे। तो लिमिट में तो कहाँ अप्रोच कर रहे हैं बताना है, तो उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पे लग जाएगा। हाँ ये ओके सर। तो इसमें इसका जो रेशियो है ना वो 3 से हमने देखा कि छोटा आ रहा है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, इसके सामने तो ये नेग्लिजिबल होगा। तो 2/x में 1/x है ना, ये 3 से छोटा है तो इसका रेशियो 3 से छोटा हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करके देखो, कोई इन्फिनिटी पुट करोगे ना और बड़ा नंबर लोगे तो ये 3 से छोटा आएगा ही आएगा। और सब लोगों को क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सर 1। यस सर 1। सब लोगों को हो गया सॉल्व ये? सर ये बता दो एक बार। ओके देखो x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो हम लॉपरेटर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो पहले लॉपरेटर लगा लेते हैं इसमें। तो e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा। नाउ e रेज़ पर x का जो ग्राफ है दैट इज लाइक दिस, दैट इज लाइक दिस। नाउ एट x इक्वल टू 0 इट्स वैल्यू इज 1। नाउ इसमें जब हम इसका LHL फाइंड करेंगे, सो एट LHL इट्स वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जब इसका हम RHL फाइंड करेंगे तो वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1, क्योंकि इसे ग्रेटर से चेंज करने नहीं देगा। 1 पॉइंट समथिंग होगा तो ग्रेटर से 1 ही रहेगा। और LHL में 1 से स्लाइटली 0.99 है, तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो हम क्या बोलेंगे इसका लिमिट। ये सब लोगों को क्लियर है? दूसरा सर मैं लेकिन हाँ बोलो।
सर अगर हम इसे सीरीज एक्सपेंशन से करें, आपके केस में -1 करके डिवाइड बाय x करें, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। सीरीज एक्सपेंशन, चलो उससे भी हम कर लेते हैं। तो एक मेथड से जो आंसर आ रहा है, हर मेथड से आंसर वही आएगा, मेथड से चेंज नहीं होगा आंसर इसको। तो e raised by x का एक्सपेंशन इज 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial up to infinity -1. This -1 and +1 will get cancelled. So limit x tends to 0. When divided by x, we'll get x 1 plus x by 2 factorial plus x square by 3 factorial and so on. Now, जब हम इसका LHL फाइंड करेंगे, so when we substitute small negative number, so negative number -0.0001, small negative numbers, very small negative number. So all these terms are negligible compared to this term. So we'll ignore these values. So we'll get 1 minus small negative number. तो ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा हो जाएगा? ओके सर, 1 से छोटा हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। और जब हम RHA लेंगे तो हम पुट करेंगे 0.001। उस केस में ये सारे पॉजिटिव भी है, 1 से बड़ा ही होगा, तो 1 हो जाएगा फिर। हाँ, सब लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो आंसर 1 आता? ग्रेटेस्ट नहीं होता तो आंसर 1 आता। ग्रेटेस्ट नहीं होता तो बोलते हैं कि LHS यहाँ भी आ रहे तो 1 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से भी आ रहे तो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 हो गया। अब थोड़ा ना कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रेटेस्ट नीचे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब नॉर्मल पहले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सॉल्व दिस। तो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो सबसे ज्यादा जो मेथड मैं यूज करता हूँ वो है लॉपिटल और सीरीज एक्सपेंशन। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी कई बार होते हैं, तो प्रॉपर्टीज वाले फॉर्म में जितने ज्यादा तो देखा कि वो एग्जैक्टली वो फॉर्म आ रहा है तो हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो किस मेथड से यूज करना चाहते हो सब लोग, लॉपिटल या सीरीज एक्सपेंशन? तो लॉपिटल से। लॉपिटल्स कर दो। सर -1/6। ये तो -1/6। सब लोगों को हो गया सॉल्व किया? Yes. Okay. So first method is L'Hopital. तो हम L'Hopital लगा लेते हैं। ये प्रॉपर्टी से ऑब्वियसली नहीं हो रहा क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। प्रॉपर्टी से देखने से समझ में आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी।
So we will differentiate numerator with respect to x. So cos x पहले चेक करने के लिए 0/0 फॉर्म है, sin 0 0 - 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है. L'Hopital तभी वैलिड है व्हेन इट इज, कई बार क्या होता है ना कि न्यूमरेटर बन रहा है कुछ 100 और डिनोमिनेटर बन रहा है 5, और बच्चे L'Hopital लगाया, तो मतलब देखो क्वेश्चन देखो L'Hopital लगा दिया, तो 100/5 तुरंत से आंसर लिख देना है. L'Hopital तभी वैलिड है जब 0/0 फॉर्म होगा. फिर से 0 वैल्यू पुट करके देखा तो अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से L'Hopital लग जाएगा. cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x पे x तो 1 ही होता है, तो -1/6 हो गया. सेकेंड मेथड इज सीरीज एक्सपेंशन मेथड. sin x का एक्सपेंशन इज x माइनस, सबने एक्सपेंशन याद कर लिया है? सबने एक्सपेंशन याद कर लिया इसका, इनके जितने लिखवाए थे मैंने? तो अभी सारे नहीं किए हैं. तो जब ये x क्यूब फर्स्ट वाले टर्म को जब डिवाइड करेगा तो बचेगा -1/3 फैक्टर, दैट इज -1/6. जब ये सेकंड वाले टर्म को डिवाइड करें तो उसमें एक x स्क्वायर बच जाएगा, लिमिट x में 0 पे हो तो 0 हो जाएगा. फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा x की पावर 7/7 फैक्टोरियल माइनस में, और इसको भी जब डिवाइड करें तो कुछ x बच जाएगा, और तो लिमिट x 0 पे 0, और हायर डिग्री टर्म में भी कुछ ना कुछ x बच रहा होगा, तो सारे टर्म आगे के 0 हो जाएंगे. तो जो बचेगा हमें शुरू वाला टर्म ही लेना है बस. हाँ, ये सब लोग समझ में आ गए सीरीज एक्सपेंशन से भी? Yes, sir. डिवाइड बाय x रेज़ पावर 5 है. सर 1/5. सर 1/5 फैक्टोरियल. ये इससे 1/5 फैक्टोरियल. सबने L'Hopital लगाया है, सीरीज एक्सपेंशन लगाया है? सीरीज. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन से बहुत जल्दी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन से नहीं होते तो L'Hopital से होते हैं. मतलब देखो वही कि सारे मेथड पता हो तो ज्यादा बेटर है. ये सब लोग आ गए 1/5 फैक्टोरियल? यस सर. कोई इसका नहीं आया क्योंकि सेम यही क्वेश्चन दिया था, मतलब बस यहाँ पे -x के साथ एक +x³/6 भी दे दिया था, और यहाँ पे पावर 5 कर दिया था. तो उसमें ये -x तो कट गया, और ये +x³/6 इससे भी कट गया. जब x की पावर 5 अब इसको डिवाइड करेगा तो 1/5 फैक्टोरियल बचेगा, तो 1/5 फैक्टोरियल. और हायर डिग्री टर्म में जब x/5 जब x/7 को डिवाइड तो x स्क्वायर बच जाएगा, लिमिट x में 0 पे 0, तो हायर डिग्री टर्म तो वैसे भी 0 हो जाते हैं, तो वो तो हमें देखना ही नहीं है. हमें मतलब शुरू के 1-2 टर्म कैंसिल होते हैं और जो टर्म बचते हैं वही आंसर होता है. तो सीरीज एक्सपेंशन में ये अच्छा है कि बस ना सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल करने के लिए दिए ही रहते हैं, बस एक टर्म बस उसको देख के आंसर लिख दो. तो जब इन तरह के क्वेश्चन में ना कभी कभी कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है. तो पहले 1-2 प्रॉपर्टी ऐसे लिख लो. नो लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, वैसे सब लोगों को पता ही रहता है, बट फिर भी कभी कभी बच्चे ना इसमें भी कॉन्सेप्चुअल थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं. fx plus gx is equals to limit x tends to a f of x plus limit x tends to a g of x. ये प्रॉपर्टी इवन तब भी वैलिड है व्हेन वी हैव fx minus gx और fx multiply by gx, fx divide by gx, fx into 10 raised power gx, कोई भी फॉर्म हो ये वैलिड है. कब? कंडीशन है व्हेन लिमिट x tends to a f of x and
लिमिट x टेंड्स टू a g of x are finite। अगर ये फाइनाइट का मतलब होता है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू फाइनाइट है। तो फाइनाइट का मतलब बेसिकली इतनी फिक्स्ड है जो हम काउंट कर सकते हैं ना। इन्फिनिटी वो फाइनाइट नंबर नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी फाइनाइट नंबर नहीं है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है और मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में भी मतलब बच्चों को ये लगता है कि सर मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। तो कोई बच्चे बोलेगा सर लिमिट एक्स, फिर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर लिमिट एक्स इज 0 साइन एक्स बाई एक्स। मुझे किसी साल बच्चे ने पूछा जैसे साइन एक्स बाई एक्स है, मैं उसको लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स और मैं दोनों का अलग से लिमिट निकाल देता हूँ। मैंने बोला ठीक है निकाल लो। तो लिमिट एक्स 0 पे साइन एक्स वैल्यू कितनी हो गई 0 और लिमिट एक्स 0 1 बाई एक्स कितना हो गया 1 बाई 0। अब 0 प्लस लोगे तो इन्फिनिटी, 0 माइनस लोगे माइनस इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी लो। तो क्या ये फाइनाइट नंबर है? नहीं है। तो इसमें अलग अलग नहीं कर सकते। तो साइन एक्स बाई एक्स एक साथ ही होगा, लॉपिटल लगाओ, प्रॉपर्टीज ले लो या डिफरेंट या सीरीज मैच लगा दो। सब लोग क्लियर है कब हम कर सकते हैं कब नहीं कर सकते? मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड है, डिवीजन में भी वैलिड है, हर जगह लिमिट अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बस ये चीज देख लो कि लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। कोई बच्चे को क्वेश्चन आया था तो सपोज ऐसा एक्सप्रेशन था कुछ समथिंग, कुछ एक फंक्शन है, मैं लिख के लेता फंक्शन ले लेता हूँ f of x g of x h of x p of x। सपोज ऐसा फंक्शन था। Now what he find that he can easily solve the limit x tends to a f of x। तो क्वेश्चन पूरा मतलब बेसिकली फंक्शन तो एक साथ ही है ना, पूरा ये पूरा एक्चुअली टर्म एक साथ था। तो उसको मन में क्या लगा कि मैं इसका लिमिट अलग से सॉल्व करूं, इसका लिमिट अलग से सॉल्व करूं। तो वो आप कर सकते हो। तो उसने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x that is allowed plus limit x tends to a h of x into p of x is equals to limit x। अब उसको ये लगा कि सर फिर से मैं इसका लिमिट अलग इसका लिमिट अलग कर सकता हूँ, वो भी अलाउड है। फाइनाइट आना चाहिए और फाइनाइट आ रहे थे, सब वो दोनों फाइनाइट आ रहे हैं। f of x लिमिट x tends to a g of x plus limit x tends to a h of x multiply by limit x tends to a p of x। उसने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू सपोज कुछ नंबर आ गया k, लिमिट x tends to a g of x, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली, सपोज कुछ नंबर आ गया l, l तो ऑलरेडी हम पहुंच जा रहे हैं, लिमिट x tends to a p of x। ठीक है, उससे k को अंदर मल्टीप्लाई किया, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया लिमिट x tends to a k g of x प्लस एम पी। अब उसको ऐसा इजी लग रहा था, बट यहाँ से फिर अब ये स्टेप अलाउड नहीं है। मतलब बेसिकली आप ना अगर एक फंक्शन है उसको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो। एक बार जब आपने अलग अलग कर लिया, अब आप इसका अलग ही सॉल्व करोगे लिमिट, इसका अलग। फिर ऐसे नहीं कि इसका आधा सॉल्व किया इसका भी आधा सॉल्व किया फिर जोड़ के फिर उसको, अब इसका एलसीएम लेके थोड़ा इजी लग रहा है, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो एलसीएम लेने के बाद तो अब मैं इसका एलसीएम दोनों को जोड़ के एलसीएम ले लेता हूँ, तो वो अलाउड नहीं है। फिर अब अलग अलग एक बार आपने डिसाइड किया तो पूरा अलग ही करो, या फिर एक साथ पूरा शुरू में एक साथ करना है तो एक साथ कर लो। हाँ, ये क्लियर है लिमिट्स में? यस सर। हाँ, ये नोट भी कर ली सबने? यस सर। ऐसे बस यही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग करना है ना, तो बस लिमिट फाइनाइट होना चाहिए। और तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये लिमिट सॉल्व करो क्या रहे हो। हाँ, किसी का हुआ सॉल्व ये? चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, x इज 0 पे दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, बट दिस इज इक्वल टू 3। तो जो 3 बन गया वो तो बाहर ही आ गया, 1/3 रेज़ पावर कांस्टेंट है, इसका हमने लिमिट पुट किया, तुरंत बाहर कर लिया 1/3 रेज़ पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं, एक वो टर्म और एक ये टर्म डिवाइड हो रहा है, और इसका देखा लिमिट अलग निकाल सकते हैं, तो इसको हमने अलग से निकाल लिया। ठीक है, अब बच गया ये टर्म, ये और ये टर्म बच गए। तो साइन 3x रेज़ पावर 3 को हमने लिखा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x होल क्यूब into 3x का होल क्यूब। कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हैं। okay. और इसको लिख दिया e रेज़ पावर 7x माइनस 1 बाई 7x होल स्क्वायर इंटू 7x होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि साइन एक्स बाई साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स 1 होता है, ई रेज़ पे एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स 1 होता है, एंड tan x by x tan 2x by 2x plus tan 3x by 3x रेज़ पावर 5। नो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? यस ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, फिर और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 4 5 6, यहाँ पे x की पावर 5 आएगा और यहाँ पे भी x की पावर 5 तो कट ही गया, तो बचेगा डिनोमिनेटर में बचने वाला जो टर्म है वो 3 रेज़ पावर 5, न्यूमरेटर में बचेगा 3 रेज़ पावर 3, 7 रेज़ पावर 2, और यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 6 रेज़ पावर 5। सब लोग समझ में कैसे सॉल्व किया हमने? यस नोट कर लिया सबने ये? नो सर। सर हो गया नोट। एक और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हमने क्लास मॉर्निंग में भी ले ली थी ना, मुझे याद नहीं कितने देर लिया था मैंने, हमने कुछ देर क्लास ले ली थी। हमने कितने बजे क्लास स्टार्ट किया था मॉर्निंग में? 9 पे 9:15 9:15 पे किया था ना, तो ओके, तो फिर थोड़ा ऊपर ही हो गया। चलो
तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एंड, ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।